हेलो स्टूडेंट्स, आई एम बी एल चौधरी, टीम बोटनी CL से सीखकर। तो स्वागत है बेटा आज के लेक्चर में आपका। हाँ भाई, सब मस्त हो, खुश हो और बढ़िया। आपका खुश रहना बहुत बहुत अनिवार्य है भाई बेटा। और विद 12th आपको रैंक ठोकनी है, हिंदुस्तान को टॉप करना। बहुत अच्छे आप पढ़ाई कर रहे हो, मेरे को पक्का विश्वास है घर पे सब अच्छे अच्छे बच्चे। तो देखो आज एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक, जिससे इसी वर्ष भी क्वेश्चन आने का पूरा पूरा चांस है आपके, आप 12th के साथ दोगे। तो आप समझ रहे हैं बेटा कि एपोमिक्सिस, अपमिश्रण, एपोमिक्सिस। इससे पहले मैं वो चीज बताऊंगा आपको जो इतनी देर तक आपको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ाया, और फिर अपने स्टार्ट करेंगे। तो अपने एक बात कहते हैं कि सामान्यतः अधिकांश आवर्त बीजियों में बेटा, जनरली मोस्ट ऑफ एंजियोस्पर्म में, सामान्यतः अधिकांश आवर्त बीजियों में नर तथा मादा युग्मक, नर तथा मादा युग्मकों के संलयन से ही, उनके फ्यूजन होने से ही, संलयन से ही भ्रूण, एम्ब्रियो, भ्रूण तथा बीज, सीड, बीजों का विकास होता है। यस बेटा, कि जनरली जब मेल और फीमेल गैमेट फ्यूजन होता है, सिनगेमी होती है, तो जाइगोट बनता है, और फिर जाइगोट में लगातार माइटोसिस होते हैं तो एम्ब्रियो बनता है। ये आपने देखा, आपने अच्छे से मेल सेक्स ऑर्गन, एंड्रोसियम पुमंग, उसकी इकाई पुंकेसर, उस पुंकेसर में पराकोश में लघु बीजाणुधानी या परागधानी, उसमें लघुजाणु मात्र कोशिका, मियोसिस हुआ तो लघुजाणु परागकण के अंदर फिर नरयुग्मोद्भिद, नरयुग्मक का विकास हो गया। ऐसे ही जायांग, अंडप, अंडाशय में बीजांड, बीजांड गुरु बीजाणुधानी, गुरु बीजाणु मात्र कोशिका, गुरु बीजाणु, और उसने एम्ब्रियो सेक बना लिया तो उसमें एग सेल थी। फिर उस मेल गैमेट और एग सेल का फ्यूज हुआ तो जाइगोट सिनगेमी, और फिर जाइगोट किस में कन्वर्ट हुआ? एम्ब्रियो में, और बीजांड किस में हुआ? बीज में। जो घटना आप पूरी घटना अभी तक जो पढ़ते आए हो आप, जो कंप्लीट घटना मैंने आपको बता दी कि जनरली देखो मैं आपको कहता हूं कि जैसे ये बेटा अपना बात बेटा कि एंथर के एक यूनिट है स्टेमन, सॉरी एंड्रोसियम की यूनिट है स्टेमन, और उसका सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है ये एंथर पराकोश। अब इस एंथर के अंदर जो परागधानी है, तो उस एंथर की परागधानी में है PMC, है ना। परागधानी में, एंथरी परागधानी में लघुजाणु जन उत्तक से कई सारी PMC, पराग मात्र कोशिका या लघुजाणु मात्र कोशिका। इसके अंदर आपका क्या हुआ? रिडक्शन डिवीजन। रिडक्शन डिवीजन का मतलब अच्छे से जानते हो, मियोटिक मतलब अर्धसूत्री विभाजन, मियोटिक डिवीजन। मियोटिक डिवीजन हो तो आपके पास में क्या बना? माइक्रोस्पोर। और फिर आप जानते हो कि एक्जाइन पैटर्न लेते ही माइक्रोस्पोर क्या था? पोलन ग्रेन। बोलो। और ये माइक्रोस्पोर की गुणिता क्या है बेटा? N। तो फिर ये पोलन ग्रेन, और पोलन ग्रेन बन गए, और पोलन ग्रेन के न्यूक्लियस में डिवीजन हुए, माइटोसिस हुए, तो मेल गैमेटोफाइट। तो आपके पास क्या बन गया? मेल गैमेट। क्या बन गया बेटा? मेल गैमेट। यस, तो आप समझ रहे हैं कि आपके पास में वहाँ मेल गैमेटोफाइट में, पोलन ग्रेन मेल गैमेटोफाइट में ये मेल गैमेट जो N है ये तैयार हो गया था। पोलन ट्यूब लेके जाती है ना 2 मेल गैमेट, आपको बार बार बता दिया। ऐसे ही जैसे अपन बात करें कि जो फीमेल सेक्स ऑर्गन की बात करें, तो वहाँ जैसे ये ओव्यूल है, सॉरी ये ओव्यूल है, और ये ओव्यूल है, तो यहाँ पर जो न्यूसलस था उससे एक डिफरेंशिएट हुई थी MMC। ये MMC डिफरेंशिएट हुई थी, मेगास्पोर मदर सेल, मेगास्पोर मदर सेल। और ये माइक्रोस्पोर मदर सेल थी, ये भी 2N थी, ये भी 2N है। लेकिन बाद में इसके अंदर क्या हुआ? रिडक्शन डिवीजन, यानी वही मियोटिक डिवीजन, अर्धसूत्री विभाजन। तो अगुणित गुरु बीजाणु बने ना, मेगास्पोर बना। 4 में से 3 नष्ट हो गए, अकेला फंक्शनल मेगास्पोर। ये भी N, जो फंक्शनल बेटा मेगास्पोर है वो भी क्या है? N है। यस और नो? तो आपके सामने फंक्शनल मेगास्पोर बन गया था। क्लियर? और फंक्शनल मेगास्पोर ने क्या बनाया? फीमेल गैमेटोफाइट। और फीमेल गैमेटोफाइट के अंदर क्या था?
फीमेल गैमेटोफाइट में क्या था बेटा, फीमेल गैमिट, ये तो था ना फीमेल गैमिट। यस, एग सेल, जिसको आपने क्या कहा था, एग सेल, एग सेल। अब इन दोनों का क्या हुआ, फ्यूजन, इन दोनों का क्या हुआ बेटा, फ्यूजन, या इसको आपने क्या कहा, सिनगेमी। और सिनगेमी के फलस्वरूप आपके पास में एक डिप्लॉइड सेल बनी, डिप्लॉइड सेल, उसको आपने क्या कहा, जाइगोट। और उस जाइगोट में लगातार माइटोसिस हुए, लगातार माइटोसिस हुए जाइगोट में, तो आपके पास में क्या बन गया, एम्ब्रियो। एम्ब्रियो 2n, भ्रूण बना कि नहीं बना बोलो। तो ये आप समझ सकते हैं कि ये आपके पास में क्या बन गया बेटा, भ्रूण बन गया। और उसको फिर ओव्यूल मतलब निषेचित बीजांड से फिर क्या बन गया, सीड। तो ये एम्ब्रियो और सीड। और आपने भी कहा था कि भी जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का फाइनल प्रोडक्ट है एंजियोस्पर्म में, वो क्या है, सीड है। अब ये प्रोसेस तो कॉमन हुई, तो आपने क्या कहा, सामान्यतः अधिकांश आवर्त बीजों में नर तथा मादा युग्मकों के संलयन से ही भ्रूण तथा बीजों का विकास हुआ, जो ये है। और पूरा चैप्टर जो अपन ने 10-12 दिन पूरा पढ़ा है, वो यही पढ़ा था अच्छे से आपने। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, मेगास्पोरोजेनेसिस, माइक्रोस्पोर, मेगास्पोर, मेल गैमेटोफाइट में मेल गैमेट, फीमेल गैमेट, पोलिनेशन, फिर अपन बाद पोलन ट्यूब मेल गैमेट को लेकर गई, पोलन ट्यूब फटी, एक मेल गैमेट एग सेल से फ्यूज हो गया, सिनगेमी, जाइगोट, फिर माइटोसिस। तो आप समझ सकते हो कि एम्ब्रियो और फिर क्या, सीड। बोलो हाँ है ना। तो इस प्रोसेस को तो आप क्या कहते हो बेटा, इस प्रोसेस को तो, इस प्रक्रम को तो अपन इसी बात को आगे बढ़ाएंगे कि भाई इस प्रक्रम को तो अपन कहते हैं, इस प्रक्रम को तो अपन कहते हैं एम्फीमिक्सिस। क्या कहते हैं भाई, एम्फीमिक्सिस, यानी फर्स्ट प्रोसेस एम्फीमिक्सिस कहते हैं। एम्फीमिक्सिस कहते हैं उभय मिश्रण, उभय मिश्रण, दो का मिश्रण हुआ है, उभय मिश्रण। इस प्रक्रम को तो आप क्या कहते हो, एम्फीमिक्सिस कहते हो, उभय मिश्रण कहते हो। बात को समझ रहे हो। और दो का संलयन हुआ यहाँ, एक नर तथा एक मादा, तो ये तो ट्रू फर्टिलाइजेशन है, सत्य निषेचन है। और ये 100% तुम जानते हो कि लैंगिक जनन की क्रांति का हो सकता है क्या, दो युग्मों का संलयन। तो ये तो 100% बेटा क्या है, लैंगिक जनन है। यस, यानी इसको तो आपने क्या कहा, एम्फीमिक्सिस। लेकिन अपने जो हेडिंग डाली है, ये सेकेंड इवेंट, यानी ये तो फर्स्ट इवेंट आपकी हो गई एम्फीमिक्सिस। अब आप समझ सकते हो एम्फीमिक्सिस, यानी देखो ये आपकी फर्स्ट इवेंट होगी, यहाँ यहीं अपन कह दें कि ये फर्स्ट इवेंट होगी एम्फीमिक्सिस। जो आपको बताई है वो तो उभय मिश्रण है, एम्फीमिक्सिस है, दो का मिश्रण हो रहा है फर्स्ट, है ना। लेकिन बेटा जो अपन ने हेडिंग डाली है, वो अपन ने हेडिंग क्या डाली है, एपोमिक्सिस, अपमिश्रण, एपोमिक्सिस। तो बेटा देखो एपोमिक्सिस क्या होता है, वो अपन यहाँ सेकंड इवेंट लेंगे। तो भाई एपोमिक्सिस का तो मीनिंग होता है कि कुछ ऐसे प्लांट होते हैं जिनमें बिना दो युग्मों के संलयन के ही, बिना युग्मकों के संलयन के ही लेकिन बीजों का विकास होता है। तो ये है तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, अलैंगिक जनन, लगता कैसा है, सेक्सुअल। तो ये लैंगिक जनन का अनुहारक यानी मिमिक टू सेक्सुअल, ये बताएंगे अपन। तो देखो अपन अब स्टार्ट करते हैं, यानी अब ये अपन इवेंट, ये तो अपन ने बता दिया भाई सामान्यतः ये होता है, लेकिन ये कब होता है और इसमें होता क्या है एपोमिक्सिस में। तो अब मैं आपको बताऊंगा क्या, एपोमिक्सिस। तो आप नेक्स्ट देखिए। तो अब देखिए बेटा कि ये सेकंड एपोमिक्सिस, अपमिश्रण है। तो अपन क्या कहेंगे एपोमिक्सिस में कि कुछ पादपों में भ्रूण यानी एम्ब्रियो तथा, स्पेसिफिक तो भ्रूण है ना, तथा बीजों का विकास बिना युग्मकों के संलयन के, बिना युग्मक संलयन के ही होता है ना। तो देखो जो कुछ आवर्त बीजी पादप हैं उनमें भ्रूण तथा फिर बीज का विकास बिना युग्मकों के संलयन के ही होता है। बात को समझ रहे हैं आप। यहां देखो इसका संधि विच्छेद अपन करें, एपो यानी विदाउट, बिना, एपो। और मिक्सिस का मीन क्या है, फ्यूजन, कि बिना फ्यूजन के ही
है ना, अपन कहें कि ये मिक्सिस होने से, संलयन होने से दूर है, अवे फ्रॉम मिक्सिस या मिक्सिंग, अवे फ्रॉम मिक्सिंग, मतलब ये संलयन से दूर है। तो बिना युग्मकों के संलयन के ही फिर भी भ्रूण तथा बीजों का विकास होता है। तो आपने कहा बेटा कि एपो यानी विदाउट और मिक्सिस मतलब मिश्रण, है ना, तो एपोमिक्सिस, यस बेटा। और ये आपने कहा कि अवे फ्रॉम मिक्सिंग, अवे फ्रॉम मिक्सिंग, यस बेटा। और इसको किसने परिभाषित किया, है ना, इसे हैंस विंकलर ने परिभाषित किया, डिफाइंड बाय हैंस विंकलर। इसे एपोमिक्सिस को किसने परिभाषित किया बेटा, हैंस विंकलर ने परिभाषित किया। ये लो जी, तो मैं आपको वर्ड टू वर्ड और एक एक लाइन, एक एक शब्द आपका एनसीईआरटी का, यस बेटा। और फिर अपन कहते हैं कि ये जनरली कहाँ देखने को मिलती है, क्लियर। तो ये कुछ आवर्त बीजियों में, ये अपन बात रहा कि यह सामान्यतः कुछ आवर्त बीजियों में जैसे कि एस्ट्रेसी कुल के सदस्यों में, जो एस्ट्रेसी होती है बेटा, आप जानते हो कि सनफ्लावर उसमें आता है, सूर्यमुखी उसमें आता है। तो ये सामान्य जो सबसे एडवांस फैमिली, ये सामान्य तो कुछ आवर्त बीजों में जैसे एस्ट्रेसी कुल के सदस्यों में, आप ब्रैकेट में कर दें फॉर एग्जाम्पल सनफ्लावर, जैसे सूर्यमुखी होता है या मेरीगोल्ड गेंदा होता है। तो सामान्यतः कुछ आवर्त बीजों में जैसे कि एस्ट्रेसी कुल के सदस्यों में, या ग्रेमिनी एडवांस नाम है पोएसी कुल के सदस्यों में, जैसे ग्रासेज में देखी गई, ग्रासेज में पाई जाती है, यस बेटा। तो देखो कुछ आवर्त बीजों में बिना युग्मकों के संलयन के ही भ्रूण और बीज विकसित हो रहे हैं। और ये जनरली अपन कहें बेटा कि किसमें, फाउंड इन सम एंजियोस्पर्म, पार्टिकुलरली ग्रासेज, ग्रेमिनी, पोएसी, एस्ट्रेसी यानी कंपोजिट जो सनफ्लावर है, इसमें ये पाया जाता है, क्लियर बेटा। और अपन सीधी सी बात कहें बेटा कि इन पादपों में एपोमिक्सिस के लिए, इन प्लांट में क्यों होता है एपोमिक्सिस, तो इन पादपों में एपोमिक्सिस के लिए, इन पादपों में एपोमिक्सिस के लिए विशिष्ट जीन उपस्थित होती हैं, स्पेसिफिक जीन बेटा, विशिष्ट जीन उपस्थित होती हैं, इन्हें एपोमिक्टिक जीन कहते हैं। तो ये जीन क्या करती है बेटा, ये जीन क्या करती है बेटा, हाईजैक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को तो वहां हाईजैक कर लेती हैं और फिर बिना संलयन के ही अपन बात रहा कि भ्रूण और बीज के विकास को संपन्न करवाती हैं, यस। फिर अपन कहें बेटा कि एपोमिक्सिस एक प्रकार का अलैंगिक जनन है, यस। सीधी सी बात कहें कि एपोमिक्सिस रियली में, एपो यानी आपने कहा ना, क्योंकि जहां संलयन नहीं होता है, दो युग्मों का संलयन ही नहीं है, तो कभी सेक्सुअल तो हो ही नहीं सकता। तो एपोमिक्सिस एक प्रकार का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही है, यस बेटा, क्लियर। लेकिन इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के समान उत्पाद प्राप्त होता है, सीड, एम्ब्रियो और सीड। लेकिन इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के समान
सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के समान उत्पाद प्राप्त होते हैं, जैसे एम्ब्रियो, सीड। ये तो एपोमिक्सिस एक टाइप का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है बेटा, लेकिन इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के समान उत्पाद प्राप्त होते हैं, एम्ब्रियो, सीड। अतः इट इज मिमिक, मिमिक होता है ना जो नकल करता है, उसी के समान। इट इज मिमिक ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये मिमिक ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मतलब लैंगिक जनन का अनुहारक है नहीं, उसके समान दिख रहा है। इट इज मिमिक ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। मिमिक, मिमिक्री जानते हो, उसके समान, अनुहारक। तो ये लैंगिक जनन का अनुहारक है, लेकिन वास्तव में लैंगिक है नहीं। इसमें जो संतति होगी वो क्लोन ही होगी, क्योंकि वो एसेक्सुअल की है। अब बेटा देखो, एक बात कहता हूं मैं आपको यहाँ पर कि जनरली अपन यहाँ आवर्त बीजियों में जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखते हैं बेटा, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो देखो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक तो अपन लेते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो मैंने पहले आपको बता भी चुका हूं, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। तो ये तो आपका होता है कायिक प्रवर्धन। कायिक प्रवर्धन अपन कहते हैं ना कि बीज के अतिरिक्त पादप के अन्य किसी भी भाग से, बीज के अतिरिक्त पादप के अन्य किसी भाग से नया पौधा बनना, तो वो तो अनुकूल परिस्थिति में वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, कायिक प्रवर्धन होता है। और अपन कायिक प्रवर्धन जैसे अपन ने आलू के टुकड़े कर दिए, आलू के कंद के टुकड़े करके लगा दिए और नया पादप बन गया। ऐसे अपन ने बात रही कि अदरक के टुकड़े करके लगा दिए या ब्राई फिल्म की पत्ती के टुकड़े करके अपन लगा दिए। तो बेटा ये तो आपका होता है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, कायिक प्रवर्धन। लेकिन यहाँ बीज की बात करना ही पाप है, यहाँ तो बीज बनता ही नहीं है, बीज बनता ही नहीं है। और कभी भी इस मेथड को अपन वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन को, कायिक प्रवर्धन को अपन एपोमिक्सिस में इंक्लूड नहीं करते, एपोमिक्सिस नहीं कह सकते हैं। तो फिर एक दूसरी विधि होती है एगेमोस्पर्मी। एगेमोस्पर्मी तो बेटा देखो ये एपोमिक्सिस में इंक्लूड होता है एगेमोस्पर्मी। यानी आप एपोमिक्सिस को क्या कह सकते हो, यानी इस एपोमिक्सिस को आप कह सकते हो एगेमोस्पर्मी भी कह सकते हो, एगेमोस्पर्मी। अब आप दिमाग लगा लो, एगेमोस्पर्मी, ए यानी नॉट, गेमो यानी गैमिट। गैमिट ज्यादा तो गैमिट बनते ही नहीं है, बन भी तो गैमिट का फ्यूजन नहीं होता है, ना तो गैमिट बनते हैं, गैमिट का फ्यूजन नहीं होता है, लेकिन स्पर्मी यानी सीड बनता है। तो ये तो अपन ने कहा ना कि यहाँ गैमिट का फ्यूजन भी नहीं होता है ना, लेकिन बिना संलयन के ही कुछ पादों में भ्रूण तथा बीजों विकास बिना युग्मक संलयन के ही, गैमिट के बिना फ्यूजन के ही एम्ब्रियो या सीड बनता है। तो ये आपकी होती है एगेमोस्पर्मी, एगेमोस्पर्मी है ना। तो यहाँ बिना संलयन के बीजों का विकास, बिना संलयन के बीजों का विकास, एगेमोस्पर्मी। तो रियली में जो एगेमोस्पर्मी है वो एपोमिक्सिस है। इसलिए आप समझ सकते हो कि वो एसेक्सुअल प्रकार का ही रिप्रोडक्शन है, लेकिन सेक्सुअल के समान उत्पाद प्राप्त होते हैं जैसे एम्ब्रियो, सीड। इसलिए इट इज मिमिक टू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इसलिए लैंगिक जनन का अनुहारक है। और अलैंगिक जनन दो होते हैं यहाँ पर, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, कायिक प्रवर्धन, उसको तो अपन एपोमिक्सिस नहीं कह सकते हैं, वो एपोमिक्टिक जीन के कारण नहीं होता है। दूसरा आपका होता है एगेमोस्पर्मी, तो एगेमोस्पर्मी को अपन एपोमिक्सिस कह सकते हैं, और वो एपोमिक्टिक जीन के कारण ही होता है। और रियली में वो भी एसेक्सुअल का ही टाइप है, इसलिए जन्मी संतति क्या होगी, क्लोन होगी। क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि वो जन्मी संतति क्या होगी, क्लोन। तो अब एगेमोस्पर्मी के मेथड्स क्या हैं, यानी मेथड्स ऑफ एपोमिक्सिस या एगेमोस्पर्मी। ए यानी नॉट, ना गैमेट बनते हैं जनरली, और बन भी फ्यूजन कभी नहीं होंगे, संलयन नहीं होंगे, बिना संलयन के लैंगिक नहीं माना जाएगा। यस, तो अब अपन पढ़ते हैं एगेमोस्पर्मी या एपोमिक्सिस के मेथड्स। बोलो बेटा जी, यस और नो, है ना। तो अब अपन बात आते हैं किसके ऊपर बेटा, मेथड्स। तो नेक्स्ट आप देखिए मेथड्स। हाँ तो देखिए बेटा, टाइप ऑफ एपोमिक्सिस या अपन कहें एगेमोस्पर्मी। तो बेटा ध्यान से सुने, देखो टाइप ऑफ एपोमिक्सिस या एगेमोस्पर्मी। तो अपन ने कहा था कि एगेमोस्पर्मी को अपन एपोमिक्सिस या एपोमिक्सिस को अपन एगेमोस्पर्मी कह सकते हैं। और देखो एगेमोस्पर्मी में आपको क्लियर कर रखा है ए यानी नॉट, ए यानी नॉट, और
नॉट क्लियर। और गेमो यानी गैमेट, यानी गैमेट बनेंगे भी नहीं, यस। और फ्यूजन बिल्कुल नहीं होगा, फ्यूजन बिल्कुल नहीं होगा, यस बेटा, फ्यूजन तो बिल्कुल भी नहीं होगा। लेकिन स्पर्मी, स्पर्मी यानी सीड, लेकिन सीड बनेंगे। अतः ये है एक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, लेकिन लगता सेक्सुअल की तरह है, तो मिमिक टू सेक्सुअल, मिमिक टू सेक्सुअल। अब बेटा देखो टाइप ऑफ एपोमिक्सिस या एगेमोस्पर्मी, तो इसमें अपन टाइप लेते हैं। इसमें बेटा अपन देखो दो पार्ट में इसको बांटते हैं, एक स्पोरोफाइटिक टिश्यू जो ओल्ड टिश्यू है, स्पोरोफाइटिक बीजाणुद्वीय टिश्यू, जो अपन बात रहे कि इंटीगमेंट या न्यूसेलस होगा, भी बताएंगे अपन सारी चीज। और एक अपन बात रहे कि गैमेटोफाइट टिश्यू जो न्यूसेलस का वो पार्ट जो आप जानते हो कि जनरेटिव पार्ट होता है, यानी एमएमसी को डिफरेंशिएट करता है मेगास्पोर मदर सेल को। फिर मेगास्पोर मदर सेल आप जानते हो मेगास्पोर बनाती है जनरली, और मेगास्पोर तो मियोसिस से बनाए तब तो हैप्लॉइड होता है, और फिर वो मेगास्पोर एक फंक्शनल मेगास्पोर एम्ब्रियो सेक को बनाता है। लेकिन देखो यहाँ पर क्या होगा, तो यहाँ पर बात करते हैं बेटा कि जो टाइप ऑफ एपोमिक्सिस एगेमोस्पर्मी है ना, तो सबसे फर्स्ट आपका जो मेथड है वो है बेटा डिप्लोस्पोरी। और यानी सबसे पहले आपके रिकरेंट मेथड आते हैं, मैं इसे बता दूं, रिकरेंट मेथड आते हैं, रिकरेंट मेथड। और रिकरेंट जो मेथड आते हैं बेटा, उसमें सबसे फर्स्ट आपका जो मेथड है, फर्स्ट मेथड आपका है डिप्लोस्पोरी, डिप्लोस्पोरी। तो डिप्लोस्पोरी क्या कहती है, यस बेटा, यानी द्विगुण बीजाणुकता, यानी डिप्लोस्पोरी क्या कहती है। तो बेटा देखो डिप्लोस्पोरी ऐसे कहती है कि किसी डिप्लॉइड एग से ही बीज का निर्माण, डिप्लॉइड एग से बीज का निर्माण। अब डिप्लॉइड एग कैसे बनेगा, पहली बात देखो बेटा, इसमें क्या होता है, डिप्लोस्पोरी के अंदर क्या होता है कि ये आपके पास में ये इसका न्यूसेलस पार्ट है, और न्यूसेलस से एक सेल विभेदित हो गई, जिसको आपने कहा एमएमसी, मेगा स्पोर मदर सेल। तो आपको पता है कि मेगा स्पोर मदर सेल, मेगा स्पोर मदर सेल गुरु बीजाणु मात्र कोशिका, गुरु बीजाणु मात्र कोशिका 2n होती है। क्या होती है बेटा, 2n, डिप्लॉइड होती है। आपको ही पता है क्योंकि स्पोरिक मियोसिस होता था इसमें, तो मेगा स्पोर मदर सेल 2n होती है। अब इसमें अगर अर्धसूत्री विभाजन हो जाए तब तो हैप्लॉइड मेगा स्पोर बनाता, और 4 गुरु बीजाणु में 3 नष्ट हो गए, तो अकेला गुरु बीजाणु ने ये एम्ब्रियो सैक बनाया था जो हैप्लॉइड था, एम्ब्रियो सैक बनाया था जो क्या था बेटा, हैप्लॉइड। यानी एग सेल भी हैप्लॉइड थी, साइकोस का भी हैप्लॉइड थी, और एंटीपोडल भी क्या थी, हैप्लॉइड थी, यस। लेकिन यहाँ इस डिप्लोस्पोर में क्या होता है कि जो मेगा स्पोर मदर सेल है गुरु बीजाणु मात्र कोशिका एमएमसी, ये बिना मियोसिस, विदाउट मियोसिस, विदाउट मियोसिस ही, ये बिना मियोसिस के ही है ना, बिना मियोसिस के, विदाउट मियोसिस या रिडक्शन डिवीजन। जब इसमें मियोसिस ही नहीं होगा, रिडक्शन डिवीजन ही नहीं होगा, तो हैप्लॉइड नहीं बनेगा। तो बिना मियोसिस, विदाउट मियोसिस, तो अब जो बनने वाला कोई भी सेल होगी माइटोसिस से बेटा, वो मेगा स्पोर मान लो, तो वो 2n होगा, डिप्लॉइड होगा पहले से। क्या होगा, 2n, क्योंकि इस मात्र कोशिका में मियोसिस होता तो n बनता, अभी क्या है 2n। अब ये जो 2n मेगा स्पोर है, ये 2n मेगा स्पोर सीधे ही इसका जर्मिनेशन हो, और ये सीधे ही अपन बात रहे कि इसका जर्मिनेशन हो, और बेटा अपन कहें अंकुरण हो, जर्मिनेशन हो, अंकुरण, और ये एम्ब्रियो सैक बना दे, भ्रूणकोश, एम्ब्रियो सैक। अब बेटा आप दिमाग लगो आराम से, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है कि जब अगुणित गुरु बीजाणु था तो बनने वाला भ्रूणकोश की सारी कोशिकाएं, चाहे एग सेल हो चाहे सिनर्जिड हो, n थी। लेकिन अब इस एम्ब्रियो सैक में जो एग सेल है वो क्या है बेटा, डिप्लॉइड एग है, डिप्लॉइड एग, द्विगुणित अंडा है ना, द्विगुणित अंडा है ना। और अगर वो आप जानते हो कि अगर हैप्लॉइड मेगा स्पोर से बनता तो एग क्या आता, हैप्लॉइड आता, लेकिन यहाँ द्विगुणित अंडा है। अब इस द्विगुणित अंडे को निषेचन की जरूरत ही नहीं है, ये द्विगुणित अंडा बिना निषेचन के ही, ये जो डिप्लॉइड एग है ये आप समझ सकते हो कि बिना निषेचन के ही, ये कोई बिना किसी के फ्यूजन के, विदाउट फर्टिलाइजेशन यानी विदाउट मिक्सिस, बिना फर्टिलाइजेशन के ही ये बेटा किसमें चेंज हो जाए, एम्ब्रियो,
एम्ब्रियो और फिर क्या, ओव्यूल किसमें, सीड में, एम्ब्रियो और सीड में। तो इस मेथड को आप क्या कहते हो, डिप्लोस्पोरी। इस मेथड को क्या कहते हो बेटा, डिप्लोस्पोरी। और ये रिकरेंट मेथड में आता है डिप्लोस्पोरी, जब मेगास्पोर मदर सेल न्यू सेलस से एक कोशिका विभाजित होगी, मेगास्पोर मदर सेल, मेगास्पोर मदर सेल विदाउट मियोसिस, कोई अर्धसूत्री विभाजन नहीं किया, रिडक्शन डिवीजन नहीं किया, तो बनने वाला मेगास्पोर डिप्लोइड ही होगा। या सीधा भी ये अपन मात्र के एम्ब्रियो सैक बना ले, वो एक ही बात है। अब बनने वाले एम्ब्रियो सैक में एग डिप्लोइड होगा, अंडा क्या होगा, डिप्लोइड, है ना। और वो अपन बात रही सीधे ही आपका क्या बना दे, एम्ब्रियो और सीड। क्या यहाँ गैमेट फॉर्मेशन हुआ, नहीं हुआ ना। क्या गैमेट का फ्यूजन हुआ, तो ये किसमें काउंट हुई, एगेमोस्पर्मी में। किसमें काउंट हुई, एगेमोस्पर्मी में। यस बेटा। और या जैसे अपन इसके अंदर ऐसे सीधा कह दें कि भाई जो मेगास्पोर मदर सेल है वो 2n है, मेगास्पोर मदर सेल 2n है, तो ये पहला मेथड देखो अपन ने दे दिया कि मेगा स्पोर मदर सेल, ये बेटा क्या है, 2n है। और ये बिना मियोसिस के ही सीधे ही अपन बात बेटा कि एम्ब्रियो सैक का निर्माण कर दे और उसमें डिप्लोइड एग हो, डिप्लोइड एग। तो ये मेथड आपका क्या होगा, डिप्लोस्पोरी। डिप्लोस्पोरी हो गया भाई, ये तो लो डिप्लोस्पोरी। यस, ये लो जी फर्स्ट हो गया डिप्लोस्पोरी, हाँ है ना। और जनरली आप जानते हो कि वैसे मेगास्पोर मदर सेल डिफरेंशिएट होती है तो मियोसिस करती है, 4 गुरु बीजाणु बनाती है, 3 नष्ट हो जाते हैं, वो फंक्शनल गुरु बीजाणु एगुणित होता है, तो फिर वो एम्ब्रियो सैक बनाता है, उसमें एग हैप्लॉइड होता है। और फिर पोलन ट्यूब आती है मेल गैमेट लेकर, और वो मेल गैमेट छोड़ती है, तो एक एग और एक मेल गैमेट फ्यूज होता है, जाइगोट, फिर आपका एम्ब्रियो बनता है। और यहाँ मेगास्पोर मदर सेल डायरेक्ट ही डिप्लोइड एग बना दे और डिप्लोइड एग एम्ब्रियो में बदल जाए, तो ये होगी डिप्लोस्पोरी। और ये किसका मेथड है, एगेमोस्पर्मी का, एगेमोस्पर्मी। यस, तो ये तो आपका हो गया फर्स्ट मेथड जो आपका था बेटा एगेमोस्पर्मी, है ना। इसको आपने क्या कहा, डिप्लोस्पोरी कहा। बात को समझे बेटा, डिप्लोइड एग डिप्लोइड एम्ब्रियो में यहाँ डेवलप हो जाता है। और ये कुछ अपन करें बेटा कि यहाँ एग्जाम्पल अपन ले सकते हैं, जैसे एप्पल में भी कभी कभी, सेब में, एप्पल में या पियर में ये देखा जा सकता है, सेब नाशपाती में देखा जा सकता है। यस, अब सेकंड आपका जो इसी रिकरेंट मेथड में, और वो भी अपन बात बड़ा कि गैमेटोफाइट टिश्यू से ही, तो ऐसा टिश्यू जो गैमेटोफाइट बनाने वाला है। तो अब देखो सेकंड अगर अपन मेथड देखें तो सेकंड मेथड आपका होगा बेटा एपोस्पोरी। इसमें एपोस्पोरी, अपबीजाणुकता, है ना बेटा एपोस्पोरी। अब एपोस्पोरी क्या कहती है कि जो बेटा यहाँ स्पोरजनस टिश्यू बनता है और फिर उसमें से केवल एक ही सेल बड़ी होती है, मेगास्पोर मदर सेल, उस मेगास्पोर मदर सेल को छोड़ दो। अब यहाँ पर होगा एनी अदर सेल देन एनी अदर डिप्लोइड सेल देन मेगास्पोर मदर सेल, यानी मेगास्पोर मदर सेल को छोड़ दो और कोई दूसरी ही मतलब सेल मेगास्पोर मदर सेल के अलावा ही कोई दूसरी ही डिप्लोइड सेल अगर डिप्लोइड एग बनाती है, लेकिन बनना क्या चाहिए, एग, तो वो विधि क्या होती है, एपोस्पोरी। एपोस्पोरी। तो आप क्या कहोगे कि एनी अदर सेल, कोई भी अन्य कोशिका, या ऐसे आप सीधा ऐसे लिख दो कि मेगास्पोर मदर सेल को छोड़कर, मेगास्पोर मदर सेल को छोड़कर अन्य कोई भी, एनी अदर, अन्य कोई भी ये डिप्लोइड सेल, डिप्लोइड सेल यदि सीधे ही एम्ब्रियो सैक, भ्रूणकोश का विकास कर दे, एम्ब्रियो सैक तथा फिर डिप्लोइड एग, द्विगुणित अंडे का, और फिर वो डिप्लोइड एग किसमें बदल जाए, एम्ब्रियो में, भ्रूण में बदल जाए, तो इसको आप क्या कहोगे, एपोस्पोरी, है ना। यानी एमएमसी के अलावा अन्य कोई भी द्विगुणित कोशिका सीधे ही एम्ब्रियो सैक को डिप्लोइड एग बना दे और फिर आपका एम्ब्रियो बन जाए, तो वो विधि क्या होती है, एपोस्पोरी। एपोस्पोरी। यस बेटा। तो देखो अपन यहां ऐसा लिख देंगे कि भाई एनी
ये आपकी हो गई एपोस्पोरी, एपोस्पोरी। तो अपन लिख देंगे एनी अदर सेल, एनी अदर सेल देन मेगास्पोर मदर सेल, कि मेगास्पोर मदर सेल को छोड़कर कोई भी अन्य द्विगुणित कोशिका अगर डिप्लॉयड एग बना दे तो उसको आप विधि को क्या बोलोगे? एपोस्पोरी। क्या बोलोगे बेटा? एपोस्पोरी। हो गया अभी ये बात, ये आपकी दूसरी विधि हो गई। यस, अब अपन बात करते हैं बेटा, ये तो आपके रिकरेंट मेथड, और रिकरेंट मेथड में उस टिश्यू से जो आगे गैमेटोफाइट में बदलने वाला था, मतलब स्पोर सेल डिफरेंशिएट होकर मियोसिस करके हैप्लॉइड बनाने वाली थी, लेकिन किसी कारणवश नहीं बना पाई एपोमेटिक जीन के कारण, और या तो मेगास्पोर मदर सेल सीधे ही डिप्लॉइड एग बना दे, या फिर उसके अलावा कोई द्विगुणित कोशिका बना दे, तो ये डिप्लोस्पोरी, ये एपोस्पोरी, डिप्लोस्पोरी और एपोस्पोरी, ये आपके रिकरेंट मेथड हो गए। अब इस मेथड में एक और आएगा बेटा, और वो एक मेथड और क्या आएगा तो मैं आपको नेक्स्ट समझाना चाहता हूं। नेक्स्ट आपका थर्ड होगा, जो होगा एडवेंटियस एम्ब्रियोनी, जो अपस्तानिक भ्रूणता होगी, एडवेंटियस एम्ब्रियोनी। तो भी मैं आपको नेक्स्ट समझाता हूं, एडवेंटियस एम्ब्रियोनी। अब देखिए बेटा, थर्ड आपकी है एडवेंटियस एम्ब्रियोनी, अपस्तानिक भ्रूणता, एडवेंटियस एम्ब्रियोनी। और इस एडवेंटियस एम्ब्रियोनी को बेटा अपन स्पोरोफाइटिक एपोमिक्सिस भी कहते हैं, बीजाणुद्भिद असंजनन या स्पोरोफाइटिक बडिंग भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? कि ये उस उत्तक में से नहीं है जो जनरेटिव है और जो स्पोर मदर सेल करके फिर मियोसिस करता था और उसके बाद गैमेटोफाइट निर्माण, उसमें से नहीं है ये, या तो न्यूसलस या अध्यावरण है। तो अपन एक बात कहते हैं इसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट, कि यहाँ पर एम्ब्रियो वेजिटेटिव पार्ट ऑफ ओव्यूल, कि आप कह सकते हो कि यहाँ इसमें भ्रूण का निर्माण, इसमें भ्रूण का निर्माण बीजांड के कायिक भाग से होता है। यस बेटा, अब ये ओल्ड स्पोरोफाइट, कायिक भाग क्या, या तो इंटीग्यूमेंट या न्यूसेलस। यस, तो इसमें भ्रूण का निर्माण बीजांड के कायिक भाग से होता है ना, यानी न्यूसेलस, बीजांड का तो न्यूसेलस जो फिर रिमेन रह जाता चारों तरफ, न्यूसेलस या इंटेगुमेंट से। यस बेटा, यानी बीजांड का उत्तक या अध्यावरण से। तो इसको आप कहते हो एडवेंटियस एम्ब्रियोनी, या फिर अपन कहें स्पोरोफाइटिक एपोमिक्सिस, है ना। इसमें न्यूसेलस इंटीग्यूमेंट से ही एम्ब्रियो या सीड का विकास होता है। और अपन कहें बेटा एग्जाम्पल, तो जैसे सिट्रस व मैंगो में, सिट्रस और मैंगो में, बात को समझ रहे हैं आप। तो देखो बेटा कि यहां अगर न्यूसेलस या इंटीग्यूमेंट्स, ये न्यूसेलस या इंटीग्यूमेंट्स, ये इंटीग्यूमेंट्स अगर एम्ब्रियो निर्माण में भाग लें तो इसको आप कहोगे एडवेंटियस एम्ब्रियोनी, एडवेंटियस एम्ब्रियोनी। यस बेटा, ये अपन कहें स्पोरोफाइटिक बडिंग, स्पोरोफाइटिक बडिंग। यानी कुल मिलाकर यहां फिर एग के थ्रू एम्ब्रियो नहीं बढ़ेगा, डायरेक्ट ही अपन बात रखी न्यूसेलस या इंटीग्यूमेंट, यानी बीजांड का या इंटीग्यूमेंट की सेल के थ्रू आप समझ सकते हैं कि ये एम्ब्रियो बन जाएगा। और इसके थ्रू अपन बात रहे बेटा कि बहुत सारे एम्ब्रियो यहाँ पे बन जाएंगे, इसके थ्रू यहाँ पर अपन बात रहे बेटा कि बहुत सारे एम्ब्रियो, ऐसे अपन बात रहे कि बहुत सारे एम्ब्रियो जो आउटसाइड होते हैं, और आपको इनसाइड में कह रखा है कि कुछ कोशिकाओं का गुच्छा बन जाएगा, प्रोट्यूड्स मतलब कुछ कोशिकाओं का गुच्छा बन जाएगा, और ये बहुत सारे एम्ब्रियो बन जाएंगे। तो यहाँ कई सारे एम्ब्रियो बन जाते हैं, इसको आप कहते हो पोली एम्ब्रियोनी, पोली एम्ब्रियोनी मतलब बहुभ्रूणता। और आपको पता है एंटी वॉन ल्यूवेनहॉक ने सबसे पहले बहुभ्रूणता को सिट्रस और मैंगो में 1719 में खोजा था। बात को समझ रहे हैं आप? तो बेटा आप समझ सकते हो कि सबसे पहले आप जानते हो कि 1719 में एंटी वॉन ल्यूवेनहॉक ने
सिट्रस में पोली एम्ब्रियोनी मतलब बहुभ्रूणता को खोजा था। यस बेटा, आवर्त बीजों में, और आवर्त बीजों में केवल सिट्रस मैंगो में कुछ ही रेयर केस में ही पोली एम्ब्रियोनी होती है, लेकिन जिम्नोस्पर्म में पोली एम्ब्रियोनी कॉमन होती है। वो अपन कहते हैं कि वहां कॉमन होती है पोली एम्ब्रियोनी, क्योंकि वहां 2 आर्किगोनिया में 2 जाइगोट, वहां तो आप जानते हो ट्री पोली एम्ब्रियोनी होती है। यहाँ तो आप जानते हो कि विदलन या ये बडिंग हो रही है और फिर वो कोशिकाओं के गुच्छे से कई सारे एम्ब्रियो आपके निर्मित हो रहे हैं। तो इस चीज को आप क्या कहते हो बेटा? पोली एम्ब्रियोनी। इसे आप कहते हो पोली एम्ब्रियोनी। और आप समझ सकते हैं कि कई, इसका मतलब कि वेजिटेटिव पार्ट, जो वेजिटेटिव पार्ट है, वेजिटेटिव पार्ट से ही आपका एम्ब्रियो निर्मित हो रहा है। वेजिटेटिव पार्ट से ही क्या निर्मित हो रहा है बेटा? एम्ब्रियो। यस, और वो डिप्लॉइड ही वेजिटेटिव जो न्यूसेलस या इंटीग्यूमेंट की जो सेल्स होती हैं वो तो आप जानते हो कि 2n ही होती हैं, और वो तो ओल्ड स्पोरोफाइट है। तो ये आपका सिट्रस और मैंगो में ये आपकी होगी एडवेंटियस एम्ब्रियोनी, अपस्थानिक भ्रूणता। ये तो सारे देखो बेटा रिकरेंट मेथड हो गए, जिसमें से ये दो तो आपके जनरेटिव टिश्यू से, तो गैमेटोफाइट एंड डिप्लोस्पोरी, गैमेटोफाइट टिश्यू से डिप्लोस्पोरी और एपोस्पोरी, या तो डिप्लॉइड मेगास्पोर मदर सेल से या उसको छोड़कर एनी अदर डिप्लॉइड सेल से, तो एपोस्पोरी। लेकिन बनना डिप्लॉइड एग चाहिए, दोनों में डिप्लॉइड एग बनता है, एम्ब्रियो बनता है। और ये है, इसमें अपन बात रहे कि अदर देन रिप्रोडक्टिव पार्ट, जो वेजिटेटिव पार्ट है उससे एम्ब्रियो फॉर्मेशन हो, यानी न्यूसेलस या इंटीग्यूमेंट अध्यावरण की कोशिकाओं से एडवेंटिव जगह जगह कोशिकाओं का गुच्छा बन जाता है और फिर एम्ब्रियो बन जाते हैं, और यहाँ एंडोस्पर्म रहता है तो एम्ब्रियो बन जाते हैं, तो इसको आप कहते हो पोली एम्ब्रियोनी। तो ये पोली एम्ब्रियोनी पाई जाती है, बहुभ्रूणता। यस बेटा, ये आपकी बात हो गई। अब अपन देखते हैं नेक्स्ट, जो नॉन रिकरेंट मेथड है। नॉन रिकरेंट मेथड तो है कि मियोसिस तो हो जाता है, हैप्लॉइड स्ट्रक्चर बन जाती है, लेकिन हैप्लॉइड एग से या हैप्लॉइड सेल से एम्ब्रियो बने, तो वो एम्ब्रियो वायबल मतलब आगे जननशील नहीं होगा, लेकिन हैप्लॉइड सेल से एम्ब्रियो बने, उसको आप कहोगे नॉन रिकरेंट मेथड। और नॉन रिकरेंट मेथड में अपन लेते हैं जो एपोगेमी या पार्थेनोजेनेसिस, तो वो अपन नेक्स्ट अपन पढ़ते हैं बेटा। नेक्स्ट अब देखिए बेटा कि नॉन रिकरेंट मेथड में, तो नॉन रिकरेंट मेथड में ये आपकी होती है एक एपोगेमी, अपयुग्मन, एपोगेमी। तो बेटा देखो कि जो एपोगेमी होती है वो क्या होता है कि यहाँ पर अपना बात बेटा कि एपोगेमी के अंदर जो हैप्लॉइड सेल है, हैप्लॉइड मतलब एग से ही बीजों का विकास होगा एपोगेमी में, हैप्लॉइड सेल से। यस बेटा, तो देखो कि आप यहाँ कहोगे कि अगुणित भ्रूणकोश यानी एम्ब्रियो सैक की अगुणित कोशिका से ही एम्ब्रियो का फॉर्मेशन, एम्ब्रियो का विकास, और वो एम्ब्रियो भी क्या होगा? हैप्लॉइड एम्ब्रियो। हालांकि बेटा वो एम्ब्रियो आगे बीज अंकुरण करके पौधा नहीं बना सकता, वो नॉन वायबल मतलब जीवन असम होता है, नॉन वायबल होता है। यस, अब बेटा देखो अब देखो सुनो ये कैसे बनी। पहले आप जानते हो कि जैसे न्यूसेलस से मेगास्पोर मदर सेल बन गई, अब उसमें तो मियोसिस हो गया और फिर अकेले मेगास्पोर ने एम्ब्रियो सैक बना दिया, अब उसके अंदर हैप्लॉइड सेल बनी। तो तुम जानते हो कि जो एंटीपोडल सेल होती है, प्रतिविन्यस्त कोशिका या एग जो सिनर्जिड होती है, ये सब क्या होती है? हैप्लॉइड होती है। तो या तो देखो जैसे एंटीपोडल सेल है, ये हैप्लॉइड सेल, और ये हैप्लॉइड सेल आप समझ सकते हो कि ये हैप्लॉइड सेल मतलब ये एंटीपोडल जो सेल है, एंटीपोडल यानी प्रतिविन्यासित कोशिका, तो ये अपन बात रहे कि हैप्लॉइड सेल अगर एम्ब्रियो फॉर्मेशन कर दे तो इस मेथड को आप कहोगे एपोगेमी। क्या कहोगे बताओ? एपोगेमी, है ना। यानी ये अगर मान लो कि एम्ब्रियो का फॉर्मेशन कर दे, एम्ब्रियो का, और वो एम्ब्रियो भी क्या होगा? हैप्लॉइड ही होगा। तो या तो ये कर दे, इसको आप कहोगे एपोगेमी, एपोगेमी नॉन रिकरेंट मेथड। या फिर देखो ये साई कोशिका, ये सिनर्जिड, अगर ये सिनर्जिड भी जो साई कोशिका है और ये हैप्लॉइड सेल भी सिनर्जिड्स, ये भी अगर मान लो कि एम्ब्रियो निर्माण कर दे तो ये भी किस में आएगा? एपोगेमी में।
एपोगेमी। यस बेटा, एपोगेमी में आएगा। यस, तो भ्रूणकोश की अगुणित कोशिका से ही एम्ब्रियो का विकास, चाहे वो एंटीपोडल हो, एंटीपोडल सेल प्रतिविन्यासित कोशिका, या फिर अपन बात रहे कि सिनर्जिड मतलब सहायक कोशिका, तो ये आपके होता है मेथड एपोगेमी। एपोगेमी आप समझ चुके हैं एपोगेमी। और फिर अपन बेटा एक सबसे इंपॉर्टेंट प्रोसेस आती है, उसको आप कहते हो पार्थेनोजेनेसिस। पार्थेनोजेनेसिस क्या होती है? पार्थेनोजेनेसिस बेटा आप होता है अनिषेक जनन। अनिषेक जनन, तो देखो अनिषेक जनन क्या होता है, पार्थेनोजेनेसिस क्या होता है कि इसमें हैप्लॉइड एग, अगुणित अंडा, भाई वही एमएमसी में मियोसिस होकर मेगास्पोर अगुणित बनकर एम्ब्रियो सैक बन गया और उसमें हैप्लॉइड एग है। अगुणित अंडा होता है सामान्यतः एम्ब्रियो में। अब ये हैप्लॉइड एग बिना निषेचन के ही, बिना निषेचन के ये हैप्लॉइड एग है ना, बिना निषेचन के ये किसका निर्माण कर दे? एम्ब्रियो का निर्माण कर दे। एम्ब्रियो का निर्माण कर दे, हैप्लॉइड एम्ब्रियो का ही, और वो भी जीवनक्षम नहीं होगा, आगे वायबल नहीं होगा। तो ये आपकी होगी बेटा पार्थेनोजेनेसिस। पार्थेनोजेनेसिस मतलब ये हैप्लॉइड एग है। अब आप समझ सकते हो कि ये हैप्लॉइड एग अगर मान लो कि एम्ब्रियो का फॉर्मेशन करता है तो इसे आप कहते हैं पार्थेनोजेनेसिस। पार्थेनोजेनेसिस। तो एपोगेमी और पार्थेनोजेनेसिस, अनिषेक जनन, ये दोनों आपके बेटा नॉन रिकरेंट मेथड है। नॉन रिकरेंट मेथड का मतलब होता है कि इनके अंदर एम्ब्रियो बन तो जाएगा लेकिन वो आगे वायबल नहीं होगा, वो नया पौधा नहीं बना सकता है। तो देखो अपने आराम से पहले रिकरेंट मेथड, रिकरेंट मेथड में पहली विधि कि न्यू सेल से एक सेल विविध हो, मेगास्पोर मदर सेल टू एन, और उसमें मियोसिस नहीं हो, और वो मेगास्पोर मदर सेल सीधे ही डिप्लॉइड एग, फिर बनने वाला क्या होगा? डिप्लॉइड, और डिप्लॉइड एम्ब्रियो तो डिप्लोस्पोरी। इस मेगास्पोर मदर सेल के अलावा एनी डिप्लॉइड सेल अदर देन मेगास्पोर मदर सेल, तो वो आपकी होगी एपोस्पोरी, है ना। और अगर अपन इसकी बात ही नहीं करें, वेजिटेटिव पार्ट की कायिक भाग की बात करें कि न्यू सेलस या अध्यावरण की कोशिकाओं की बात करें तो एडवेंटियस एम्ब्रियोनी, स्पोरोफाइटिक बडिंग या ये पोलिएम्ब्रियोनी ले आएगा। ये तो रिकरेंट मेथड है तीन, तो डिप्लोस्पोरी, एपोस्पोरी और एडवेंटियस एम्ब्रियोनी। यस, फर्क है कि ये जनरेटिव टिश्यू से डिप्लोस्पोरी, एपोस्पोरी, और वो वेजिटेटिव पार्ट कायिक भाग से हैं। और ये जो आपके नॉन रिकरेंट मेथड है वो आपका है एपोगेमी। एपोगेमी, एपोगेमी और पार्थेनोजेनेसिस। एपोगेमी और क्या बेटा? पार्थेनोजेनेसिस। तो मैंने आपको हर एक एक विधि, हर एक एक लाइन मैंने आपको समझा दी, बता दी। यस बेटा, तो ये सारा बात है आपकी। और मैंने कहा था कि पोलिएम्ब्रियोनी क्या होती है कि जब एक ही बीज में एक से ज्यादा भ्रूण हो, तो आप जानते हैं एक से ज्यादा भ्रूण किसमें बनते हैं? एडवेंटियस एम्ब्रियोनी में, उसको आप कहते हो पोलिएम्ब्रियोनी। और 1719 में एंटिओन ल्यूवेनहॉक ने इसको सिट्रस, ऑरेंज, लेमन और मैंगो में देखा था। यस बेटा, और एंजियोस्पर्म में बहुत कम होती है, ये ज्यादा कॉमन किसमें होती है? जिम्नोस्पर्म में। यस बेटा, तो ये सारी बातें आपके सामने हो गई। अब अपन बात करेंगे बेटा कि इस एपोमिक्सिस के लाभ क्या है, और ये एपोमिक्सिस होती किस कारण है? एपोमेटिक जीन के कारण। तो बेटा जी आप समझ सकते हो कि अब अपन बात करेंगे कि बेनिफिट्स क्या है, एपोमिक्सिस के लाभ क्या हैं। तो आप नेक्स्ट देखिए एपोमिक्सिस के लाभ। तो बेटा देखिए एपोमिक्सिस के लाभ क्या हैं। एपोमिक्सिस के लाभ, अपन इसको किन क्षेत्रों में अपन इसका यूज कर सकते हैं एपोमिक्सिस का। तो देखो बेटा आजकल एग्रीकल्चर में आप समझ सकते हो कि आजकल कृषि में जो मॉडर्न एग्रीकल्चर, आजकल कृषि में जो संकर बीज उपयोग में लिए जा रहे हैं। सही भाई, क्यों लिए जा रहे हैं? क्योंकि जो भी हाइब्रिड सीड होते हैं उनमें हाई प्रोडक्टिविटी, उच्च उत्पादकता होती है, और उनमें डिजीज रेजिस्टेंस, रोगों के प्रति प्रतिरोधक क्षमता होती है, और उनमें उच्च गुणवत्ता होती है। तो आजकल कृषि में आप जानते हो कि किनका यूज हो रहा है? जो भी आप समझ रहे बेटा, मतलब संकर बीजों का। लेकिन जो हाइब्रिड सीड है, हाइब्रिड सीड आप समझ सकते हो कि इनके निर्माण में अत्यधिक समय भी लगता है,
और ये महंगे भी होते हैं, महंगे होते हैं। सही। अब देखो बेटा क्या होता है कि जैसे किसान एक बार संकर बीज खरीद लेता है तो फिर उसी से जो फसल प्राप्त करे उसको बार बार नहीं बो सकता है। कारण क्या होता है कि ये अपने अच्छे गुणों को पीढ़ी दर पीढ़ी मेंटेन नहीं कर पाते हैं। इन्हें अपन कहें बेटा कि जो हाइब्रिड वैरायटी आजकल एग्रीकल्चर में यूज की जा रही है वो अपने कैरेक्टर को मेंटेन नहीं कर पाते हैं, है ना। क्योंकि सॉरी क्योंकि बेटा आप अपन कहें कि ये संकर बीज अपने गुणों को मेंटेन नहीं रख पाते हैं। क्यों नहीं मेंटेन रख पाते बेटा? सेकंड जनरेशन में जब आप जानते हो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है तो पृथक्करण के कारण इनके लक्षणों में क्या आती है? कमी आती है या मेंटेन नहीं करवाते हैं ना, तो अच्छे गुणों में कमी आती है। इनको बार बार बोने से इनके अच्छे गुणों में कमी आती है। वो कमी किस कारण आती है बेटा? लैंगिक जनन के दौरान होने वाले पृथक्करण के कारण। और वो जो कमी इसलिए वो मेंटेन नहीं कर पाते लक्षणों को, तो ये कमी लैंगिक जनन के दौरान होने वाले पृथक्करण के कारण होती है, पृथक्करण के कारण होती है। यस बेटा, पृथक्करण के कारण होती है। अतः किसान को प्रतिवर्ष नए और महंगे संकर बीज खरीदने होंगे, है ना बेटा। कभी कभी तो आप देखते हो किसान बुआई कर देता है और तेज बरसात होगी, दब गई, फिर दोबारा बीज जारी करो, तो आप जानते हो कि बहुत महंगे नए और महंगे संकर बीज को बार बार खरीदने होंगे। अब बेटा आजकल लेबोरेटरीज में इस समस्या से बचने के लिए क्या किया जा रहा है? जो कृषि वैज्ञानिक एग्रीकल्चर साइंटिस्ट हैं तो वो क्या कर रहे हैं? यस बेटा, तो वो क्या कर रहे हैं कि एपोमिक्सिस या एपोमेटिक सीड, है ना, तो आप समझ रहे हैं बेटा कि वो जो एपोमेटिक जीन है उनको इन संकर बीजों में स्थानांतरित कर रहे हैं ताकि आगे लैंगिक जन तो होगा नहीं, क्योंकि एपोमेटिक जीन डालते हैं, एपोमिक्सिस लगेगा लैंगिक की तरह लेकिन वो लैंगिक नहीं होगा, तो वहां पृथक्करण की भी अनुपस्थिति होगी और फिर ये गुण पीढ़ी दर पीढ़ी बने रहेंगे। तो विभिन्न सब्जियों में जो कृषि वैज्ञानिक हैं वो एपोमेटिक जीन डालने की कोशिश कर रहे हैं। यस बेटा, ये बात हो रही है। तो आप समझने की अगर अपन कहें, यहां पर लाइन कहें, लिख ही देता हूं पूरी, कि जो एपोमिक्टिक सीड एपोमिक्सिस जिनमें होती है ना बेटा, तो एपोमिक्टिक सीड लैंगिक जनन की अनुपस्थिति के कारण, लैंगिक जनन की अनुपस्थिति तथा पृथक्करण की अनुपस्थिति के कारण अपने गुणों को पीढ़ी दर पीढ़ी मेंटेन रखते हैं, बनाए रखते हैं, मेंटेन रखते हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी बेटा मेंटेन रखते हैं। और इसीलिए आजकल जो कृषि वैज्ञानिक है संकर बीज प्रयोगशालाओं के अंदर जो विभिन्न सब्जियों के अपन बहुत ज्यादा महंगे संकर बीज करते हैं उनमें एपोमेटिक जीन डाल देंगे। एपोमेटिक जीन डाल देंगे तो वो आगे सीड का प्रोडक्शन तो करेंगे लेकिन वो होगा क्या? एसेक्सुअल। और एसेक्सुअल में क्लोन
क्लोन ही होता है ना, क्लोन होता है सेक्सुअल में, तो क्लोन होता तो लक्षण पीढ़ी दर पीढ़ी बने रहेंगे। ये बेटा एपोमिक्सिस का लाभ हो गया। और 100% आपको एनसीईआरटी में एक एक लाइन, एक एक शब्द। तो पहले आप लैंगिक जनन का जो अपने प्रक्रम पढ़ा, फिर देखो अलैंगिक में एक तो कायिक प्रवर्धन होता है, तो कायिक प्रवर्धन तो अपने सेक्स ऑर्गन की बात ही नहीं करते, यानी बीज के अलावा या सेक्स ऑर्गन के अलावा जड़ तना पत्ती अगर कायिक जनन का आधार बने तो वहां बीज की बात ही नहीं करते, उसको अपन एपोमिक्सिस में सम्मिलित नहीं करेंगे। एक होती है एगेमोस्पर्मी की जहां अपन बात रहे कि जन्नांगों की बात करेंगे, जन्नांग संरचनाओं की बात करेंगे, लेकिन वहां युग्मक नहीं बनेंगे और बन भी संलयन नहीं होगा युग्मकों का, तो वो होगी एगेमोस्पर्मी। एगेमोस्पर्मी। अब एगेमोस्पर्मी में जो रिकरेंट मेथड मैंने आपको बताए, डिप्लोस्पोरी, एपोस्पोरी और एडवेंटियस एम्ब्रियोनी। यस बेटा। और इसके अलावा अपन बात रहा कि जो नॉन रिकरेंट मेथड बताया मैंने वो एपोगेमी और या पार्थेनोजेनेसिस। यस। तो ये जो है ये 3 मेथड है, डिप्लोस्पोरी, एपोस्पोरी और ये अपन बात रहा 1, 2 और 3, ये रिकरेंट के, और ये 1 और मैं रेड से लिख दूं, ये 1 और 2 आपके नॉन रिकरेंट के। तो यहां क्या होता है कि जैसे अगर मान लो न्यू सेल से मेगास्पोर मदर सेल तो बने, लेकिन उसमें मियोसिस नहीं हो, और डिप्लॉइड मेगास्पोर मदर सेल सीधे डिप्लॉइड एग और एम्ब्रियो, तो क्या डिप्लोस्पोरी। मेगास्पोर के अलावा डिप्लॉइड एग बने तो एपोस्पोरी, और एग नहीं बने सीधे ही एम्ब्रियो प्रोट्यूड कोशिकाओं का समूह एम्ब्रियो बन जाए तो एडवेंटियस एम्ब्रियोनी। एडवेंटियस एम्ब्रियोनी वेजिटेटिव पार्ट से, कायिक भाग से ही मैंने आपको बताया था। और हाँ, अगर मान लो कि मियोसिस तो हो जाए और हैप्लॉइड एग बन जाए, हैप्लॉइड एग के अलावा आपकी एंटीपोडल और सिनर्जिड भी हैप्लॉइड थी, तो वो एंटीपोडल और सिनर्जिड अगर एम्ब्रियो बदले तब तो आपकी एपोगेमी, और हैप्लॉइड एग तो फिर वो पार्थेनोजेनेसिस। पार्थेनोजेनेसिस बात को समझ रहे हो या नहीं समझ रहे हो? यस। तो ये बेटा अपन बात रहा कि एपोमिक्सिस के मेथड्स थे या एगेमोस्पर्मी की तरह मैंने आपको पूरा एपोमिक्सिस का इंपोर्टेंस भी बताया, पूरी एक एक लाइन, एक एक वर्ड, और आप एनसीईआरटी से एक एक लाइन को आप समझें। आपका कोई भी क्वेश्चन, चाहे वो सीट का हो, चाहे पेपर्स का हो, या अच्छी गाइड का हो, कोई भी क्वेश्चन आपका अगर इसको बहुत अच्छे से आप देखेंगे तो नहीं रुकेगा। इसके साथ बेटा जो सेकंड चैप्टर है ये कंप्लीट होता है। नेक्स्ट लेक्चर में अपन इस सेकंड चैप्टर से रिलेटेड मतलब जो क्वेश्चंस की बात करेंगे, और फिर से आगे के लेक्चर्स में अपन और जो रिप्रोडक्शन ऑर्गेनिज्म में कुछ और बातें फर्स्ट चैप्टर में कुछ रहेगी उनकी अपन बातें करेंगे। यस बेटा। तो बहुत अच्छे से पढ़ाई करें, मस्त रहें। थैंक यू वेरी मच।